वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बस एक थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक्स के बारे में और उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में जाना था और थोड़ी बहुत डिटेल के बारे में बातें की थी। सही बात है, वो एक बेसिक टॉपिक था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस इन दी ट्रांसमिशन लाइन। मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन में सोर्स से लेके लोड तक अगर वोल्टेज और करंट जाती है तो वो किस तरीके से जाती है, आज हम इस चीज के बारे में जानने वाले हैं। देखो बेटा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये सब क्लासिफिकेशन और ये सब बातें जो है ये आप लोगों ने पावर सिस्टम वगैरह में बेसिक तरीके से पढ़ी होगी। हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आज एक झलक आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट का जो बिहेवियर होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा ही होता है। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इन चीजों से आप पहले से थोड़े क्या हो, जानकार हो, ये चीजें समझ में आएगी तो ये चीजें आगे आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करें क्लास को। ओके, तैयार हो जाइए और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना और एक एक चीज को बारीकी से नोटिस करना, ठीक है ना। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समझिए। हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ये आपकी यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कैसी होती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पर डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करना इजी नहीं होता है, उनमें वोल्टेज और करंट को एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को हम कंसीडर करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को हम कंसीडर करते हैं कैसे? एज ए लंप्ड पैरामीटर। कैसे करते हैं बेटा? एज ए लंप्ड पैरामीटर। क्लियर है सबके? ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए जरा ध्यान से, कुछ चीजें ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लिया करो साइड में, ठीक है ना। तो ये कल की क्लास का रिवीजन है, मैं डेली के 5 मिनट आपको प्रीवियस क्लास का रिवीजन कराऊंगा, फिर आगे की चीजें चलेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? ट्रांसमिशन लाइन के 4 पैरामीटर होते हैं। वन इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड अनदर वन इज ओवर कंडक्टेंस। क्लियर है ना? बिल्कुल। ये आपके लॉस को दिखाता है। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होती है। ये क्या होता है? हेनरी, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका? कैपेसिटेंस होता है, आप जानते हो। और ये क्या होता है? ये आपका, ये ध्यान रखना, ये 1/ओम होता है, तो इसको आप लिख सकते हो मोह। क्या लिख सकते हो? मोह, ये भूलना मत। कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी? मोह होती है। ओके, एक की रहेगी। ओके, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बोलते हैं बेटा फैराडे। क्लियर है नहीं है? ध्यान रखना। तो ये 4 पैरामीटर होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनको हम मानते हैं एज ए लंप्ड पैरामीटर। क्लियर है बात है? ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस 2 ऐसे पैरामीटर पाए जाते हैं जो अलग अलग टाइप की एनर्जी रखते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज योर काइनेटिक एनर्जी, और इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही है ना। तो वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, यह जिम्मेदारी होती है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की। तो जो 2 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से बेटा? एक रेजिस्टेंस हुआ, एक कौन हुआ? कंडक्टेंस। दीज पैरामीटर आर रिप्रेजेंट लॉसेज इन दी ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल सही है ना। तो अगर मैं बात करूंगा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, तो मैं इसको भी 0 मानूंगा और इसको भी मैं 0 कंसीडर करूंगा। कहानी समझ में आई? क्लियर है? कल मैंने इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी, बाकी चीजों की बातें हम लोगों ने नहीं की है। आज हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एंटर करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर है। अब देखिए, समझिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तैयार हो जाइए। देखो बेटा, सर ट्रांसमिशन लाइन में जो सबके पहले होता है वो यहां पे होता है हमारा जनरेटर। अब तसल्ली से समझ लीजिए, ये होता है आपका जनरेटर। अब यहां से कहानी शुरू होती है ट्रांसमिशन लाइन की। सर ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं 4 पैरामीटर। पहला होता है बेटा आपका रेजिस्टेंस, फिर क्या होता है? इंडक्टेंस, और क्या होता है? कैपेसिटेंस। क्लियर है?
और यहां पे क्या होता है, कंडक्टेंस एज ए लीकेज पैरामीटर। बिल्कुल सही है, ये होता है हमारा आर, ठीक है ना। स्मॉल आर से लिख देता हूं मैं, एक काम करो, बिकॉज इट्स ए पर यूनिट पैरामीटर आर, ये स्मॉल एल है, ये स्मॉल सी है और ये स्मॉल जी हो गया, चलेगा। अब मैंने क्या किया है, सर क्या ये पूरी लाइन का आपका रिप्रेजेंटेशन है क्या? नहीं है बेटा, ये एक छोटे से टुकड़े का है। अगर आप और बनाओगे तो इसी ट्रांसमिशन लाइन में आपको फिर से यही सारे पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने बना दिया, दोबारा से अगर आप बनाओगे तो आप फिर से बनाओगे, एक आर बनाओगे, एक फिर से आप क्या बनाओगे, एक एल बनाओगे, फिर से आप क्या बनाओगे, एक सी बनाओगे, ठीक है, और फिर से आप क्या बनाओगे, एक जी बनाओगे। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ओके। और फिर से यहां पे जाके आप एक क्या बनाओगे, जी बनाओगे। समझ में आ गया? ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया। और इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन आगे चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। अब इसका सर क्या मतलब है? बेटा इसका ये मतलब है कि अगर मान लो आपकी ट्रांसमिशन लाइन 10 किलोमीटर लंबी है या 50 किलोमीटर लंबी है, सही बात है, तो भाई हमने तो ये देखा था ना कि अगर लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर मैं उठाऊंगा तो उस छोटे से टुकड़े में भी ये चारों पैरामीटर पाए जाएंगे, सही बात है। तो मैंने लाइन के एक छोटे से टुकड़े का रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैंने ये आप लोगों को बनाने में बहुत बड़ा दिख रहा है, समझ रहे हो ना, पर मैंने एक इतना सा एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, उस छोटे से टुकड़े का रिप्रेजेंटेशन में मैंने चारों पैरामीटर को रखे हैं। अगर मैं 10 किलोमीटर बनाते जाऊंगा तो बार बार इन्हीं का मैं क्या करता जाऊंगा, रिपीटेशन करता हुआ जाऊंगा। कहानी समझ में आई? तो एक छोटा सा टुकड़ा है, और छोटी सी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट। क्या बोलते हैं? पर यूनिट। तो ये आपका एक पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर मैं आर को बोलूं कि यहां पे सर आर क्या है, तो आप बोलोगे कि आर इज द पर यूनिट रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे? आर क्या है? पर यूनिट रेजिस्टेंस। मैंने बोला यहां पे स्मॉल एल क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये है आपका पर यूनिट इंडक्टेंस, ठीक है। अगर मैंने बोला सी क्या है, तो अगेन सेम बात बोलोगे, पर यूनिट कैपेसिटेंस। अगर मैंने बोला जी क्या है, तो आप बोलोगे सर पर यूनिट क्या है, ओके, कंडक्टेंस। समझ में आई कहानी या नहीं आई? मतलब सर अगर छोटे से टुकड़े का रेजिस्टेंस मान लो इतना है, तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन का कितना हो जाएगा? तो आप एक काम करो बेटा कि लाइन की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा, सही बात है। तो अगर मैंने बोला कि मुझे निकालना हो आर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब टोटल ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, अब समझना एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये सारे के सारे सीरीज में लगे हुए नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं? क्योंकि बीच में इनमें ये भी आ रहे हैं, बिकॉज इट्स ए डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। क्या है बेटा? देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना आपको, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या मैं इनको एज ए लंप्ड पैरामीटर कंसीडर कर सकता हूं क्या? बिकॉज सर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स के हम लोग वोल्टेज और करंट्स को या पावर को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स फॉर कैलकुलेशन के लिए हम कंसीडर करते हैं एज ए लंप्ड पैरामीटर। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर इट्स ए पर यूनिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद टोटल लेंथ। अब देखो मैंने लेंथ को यहां एल से मैंने इंडक्टेंस को लिख दिया है, ठीक है ना, तो एस मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे एस से मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं? एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। बेटा ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को मैं लिख रहा हूं एस। तो अगर आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, टोटल ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पर यूनिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ। अगर मैं बोलूंगा एल ऑफ इक्विवेलेंट कितना बनेगा? क्या बोलोगे? सर पर यूनिट मल्टीप्लाई विद एस। अगर मैंने बोला सी ऑफ इक्विवेलेंट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे स्मॉल सी मल्टीप्लाई विद एस। आपने बोला जी ऑफ इक्विवेलेंट, कैपिटल जी से लिख देता हूं, जी ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर स्मॉल जी मल्टीप्लाई विद एस। या इक्विवेलेंट भी मत लिखो, कैपिटल का मतलब टोटल लिख लेना और स्मॉल पैरामीटर का मतलब पर यूनिट से ले लेना, चलेगा? देखो बिल्कुल क्लियर है, आर एल सी एंड जी, दैट्स योर अकॉर्डिंग टू लेंथ। ये हो गया एस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा यहां पे मैंने कुछ भी नया आप लोगों को नहीं सिखाया है, सिर्फ मैंने इतनी सी बात की है कि अगर मैं एक छोटे से टुकड़े को, अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा भी पिक कर लूं तो उसके अंदर भी चारों पैरामीटर पाए जाएंगे और इन पैरामीटर को हम बोलते हैं पर यूनिट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पर यूनिट पैरामीटर। अगर मुझे टोटल पैरामीटर कैलकुलेट करने हो
तो मैं टोटल पैरामीटर को, लंबाई को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इक्विवेलेंट मिल जाएगा। एक्चुअली ये मेथड सही नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये मेथड सही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर के ऊपर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट आई फाइंड आउट लाइक ए लंप्ड पैरामीटर, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस को एक जगह रखने की कोशिश कर रहा हूं, टोटल इंडक्टेंस को एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कैपेसिटेंस को एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपके कंडक्टेंस को एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझना, ट्रांसमिशन लाइन में जब हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं तो हम ऐसा फंडा लगाते हैं, सही बात है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़नी है बेटा? वेव। तो हमें ये देखना है कि इसमें वोल्टेज और करंट किस तरीके से जा रहा है, सही बात है। तो हम तो इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव ही कंसीडर करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव से हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन का पता लगेगा, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो मैं ट्रांसमिशन लाइन का वही फॉर्म बनाऊंगा जो एक्चुअल होता है, और एक्चुअल में फॉर्म कैसा होता है? ये वाला होता है, सही बात है। तो हम इसी फॉर्म से वोल्टेज और करंट को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ये बनाना, ठीक है, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ठीक है ना, पोज करना और बना के लिख लेना। अब चले आगे। ओके, देखो अब मैं इसको हटा देता हूं, देखना जरा। ओके, नोट साथ के साथ में बनाना, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन काफी लंबी रहने वाली है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के नोट्स बनना जरूरी है, बहुत लंबा चलेगा ये। देखो, अब देखो बेटा, सर मुझे लेना है वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म। अब देखो किस तरीके से ले रहा हूं मैं, डायग्राम बना देता हूं एक, देखो जरा ध्यान से। सपोज दैट दिस इज माय जनरेटर, परफेक्ट है। यहां से मेरी ट्रांसमिशन लाइन हुई शुरू, ये है मेरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कहीं जाके इतने से मैंने एक टुकड़े को कंसीडर किया, उस टुकड़े पे मैंने देखा तो उस टुकड़े पे सारे पैरामीटर है, रेजिस्टेंस है वहां पे, इंडक्टेंस है वहां पे, कैपेसिटेंस है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, ठीक है ना। ओके, और यहां पे क्या है? इसका कंडक्टेंस है, ठीक है जी। भाई ट्रांसमिशन लाइन के टुकड़े का रिप्रेजेंटेशन यही होता है, अभी अभी बताया मैंने, ये एल है और ये क्या है बेटा? सी है। ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया एल, दैट्स माई सी एंड दैट्स माई जी। ओके, और ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी है इस तरीके से, और कहीं पे आखिरी में जाके कौन लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। ये है मेरा यहां पे कौन? लोड। अब देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, लोड कौन होते हैं? लोड होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है कि हम लोग। अब देखो, कोई भी सप्लायर जो होता है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करवाए, सही बात है। अब बिजली के उपभोक्ता हम लोग हैं, हम कंज्यूमर हैं, सही है। तो बिजली बोर्ड हमसे ये नहीं बोल सकता कि आप आपके रूम में सिर्फ एक ही बल्ब जलाओगे। भाई मेरा मन होगा तो मैं तो वहां पे एलईडी भी जलाऊंगा, बल्ब भी जलाऊंगा, म्यूजिक सिस्टम भी लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, सही है। हो सकता है आज पार्टी करूंगा, हो सकता है कल पार्टी नहीं करूंगा। ओके, तो मैं बिजली का कंजप्शन अपने अकॉर्डिंग करूंगा। मैं बिजली बोर्ड को ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं आज पार्टी करने वाला हूं तो आज मुझे बिजली की जरूरत है, नहीं। तो कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। कौन होता है सर्वे सर्वा? कंज्यूमर। तो बेटा जो लोड है आपका, समझना, जो लोड होता है वो हमेशा क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। और हम लोग कहां होते हैं? भाई हम क्या है? हम है कंज्यूमर। भाई जनरेटिंग स्टेशन वाले तो नहीं है हम कौन है? हम है कंज्यूमर। तो हम बैठे हुए यहां पे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई कैलकुलेशन करनी हो, जब भी किसी भी सिस्टम के बारे में बात करनी हो, तो रेफरेंस हमेशा खुद को माना करो। खुद को रेफरेंस मान के कोई बात किया करो, तो आपकी कैलकुलेशन या समझने में क्या हो जाता है? इजी बन जाता है। समझ रहे हो? भाई मैं अगर यहां पे बैठा हुआ हूं, मैं मेरे घर में बैठा हुआ हूं, तो मैं मेरे घर में यह चेक कर सकता हूं कि मेरे घर के ऊपर मुझे यहां पे वोल्टेज कितना मिल रहा है रिसीविंग एंड पे। मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे घर में जो करंट आ रही है वो करंट मुझे कितनी मिल रही है, ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मेरे घर में बैठ के। तो सही बात है। तो मुझे ये पता होता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज कितना है और रिसीविंग एंड की करंट कितनी है, ये दोनों मुझे पता होते हैं, क्योंकि अपने घर पे तो भाई मैं बैठा हुआ हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं। सही है? ओके, अब मान लो मुझे पता है कि मेरे घर पे मुझे इतना वोल्टेज मिल रहा है। मान लो सपोज दैट ये वोल्टेज है 230 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हो कि गांव में जो वोल्टेज होता है वो 200 से लेकर 230 के बीच में वेरी करता है, सही है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से। मान लो 230 वोल्टेज मुझे यहां पे मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि यार अगर मुझे 230 वोल्टेज मिल रहा है तो जनरेटिंग स्टेशन वाला मुझे कितना वोल्टेज वहां से भेज रहा होगा,
क्या ये 230 ही भेज रहा होगा, क्या ये 250 भेज रहा होगा, या ये 200 भेज रहा होगा? भाई मुझे तो 230 चाहिए, मेरा तो फिक्स है, मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो सर्वे सर्वा हूं, सही है। तो अगर मुझे 230 चाहिए तो ये कितना भेज रहा होगा, ये कितना भेज रहा होगा, ये तो आपको नहीं पता। परफेक्ट है। तो ये हमें करना होता है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना होता है कि भाई यहां पे जनरेटर का वोल्टेज कितना है सोर्स एंड का, और जनरेटर यहां से जो पावर डिलीवर कर रहा है, जो करंट डिलीवर कर रहा है, वो करंट कितनी है। तो पहले तो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ये बात खास तरीके से आप जानो कि ट्रांसमिशन लाइन में दो पैरामीटर कौन कौन, V ऑफ R एंड I ऑफ R, मतलब कंज्यूमर साइड के, ये दोनों जो होते हैं ये आपके नॉन पैरामीटर होते हैं, मतलब इनके बारे में आप जानते हो, ये आपके खुद के पैरामीटर है, कंज्यूमर के पैरामीटर है, सही बात है। एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग, V ऑफ S एंड I ऑफ S, ये जो सोर्स के होते हैं ये आपको पता नहीं होते हैं, ये आपके अननोन पैरामीटर होते हैं। अब अपन हमेशा क्या करते हैं किसी भी सिस्टम में, क्या कैलकुलेट करते हैं, जो चीजें हमें पता नहीं होती है उनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। भाई सोर्स एंड का वोल्टेज कितना रहा होगा, सोर्स से आने वाली करंट कितनी रही होगी। अगर यहां का और यहां का पता लग जाए तो ट्रांसमिशन लाइन का पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। क्यों सर, ट्रांसमिशन लाइन करती क्या है, अरे लोड और सोर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रही है। समझ में आई बात है भाई। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे शादी.com वाले नहीं होते हैं, तो यहां से रिश्ता देखा लड़की वाले का, लड़की वाले की कुंडली देख ली, सारी चीजें यहां से पता कर ली, यहां से लड़के वाले की सारी देख ली, सारी पता कर ली। अब पता किसको है, शादी.com वालों को है, सही बात है। अब उन्होंने दोनों का रिश्ता करवा दिया। अब रिश्ता करवा दिया तो सपोज दैट इसने जाना कि यार यहां पे कोई लड़का है। अब मान लो यहां के लोगों का कोई जानकार निकल गया यहां पे, तो वो क्या करेगा, यहां की पूरी हकीकत पता कर लेगा कि नहीं कर लेगा, हैं? अरे भाई बीच वाले क्या करते हैं, बुराइयां तो बताते नहीं, अच्छाइयां बता देते हैं, सही बात है। लेकिन अगर यहां से डायरेक्ट यहां कनेक्शन निकल गया तो फिर इन बीच वालों का भंडाफोड़ हो जाना है कि नहीं हो जाना है। समझ में आ गई कहानी। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही है भाई। ये मुझे पता है यहां मैं हूं, अगर मुझे इनका बिहेवियर पता लग गया तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैंने VS निकाल लिया, IS निकाल लिया, तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर अपने आप ही पता लग जाएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। समझ में आ गई कहानी। अब देखो, अब मैं बैठा हूं भाई यहां पे, अब मेरा यहां से यहां पे मान लो ये लड़की वाले हैं, मैं लड़की वालों का कोई रिश्तेदार हूं, सही है। अब लड़के वाले यहां से मान लो 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। अब मुझे जानना है लड़के वालों के बारे में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं चलूंगा, पूछता हुआ जाऊंगा, जाते जाते मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा, इनके घर पहुंचना पड़ेगा। अरे तभी जाके तो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो कहां से चलना शुरू करूंगा, अपने घर से चलूंगा। कहां तक चलना पड़ेगा, यहां तक चलना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया भाई, चलो मान लिया इसको हटा दूं मैं नीचे, ये कंसिडर कर लिया ना, ओके। चीजें बहुत सारी लिखनी पड़ेगी तो मैं हटा रहा हूं साथ के साथ, ओके। देखो तो भाई मैंने यहां से चलना शुरू किया, तो मतलब यहां से मेरी डिस्टेंस है 0, यहां से मैं चलता चलता गया और यहां पे जाके मेरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, S। मान लो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, जितनी भी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, दो चीजों के बारे में फाइंड आउट करना है। तो अपन पता है क्या करते हैं, जब किसी के घर की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो सीधा घर पे जाके थोड़ी ना पूछते हैं, नहीं, आसपास वालों से पूछते हुए जाते हैं, जो उसके कुछ कनेक्शन में होते हैं ना, उन सब लोगों से पूछते हैं। जैसे पहले फूफा से पूछेंगे, उसके मामा जी से पूछेंगे, फिर धीरे धीरे पूछते हुए उसके घर के बारे में पूछेंगे। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल। अब इसका कनेक्शन किसना है, ट्रांसमिशन लाइन का। तो मैं यहां से चलूंगा ना, तो ट्रांसमिशन लाइन वालों से पूछता हुआ चलूंगा, इसके थ्रू होते 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 मैं यहां तक पहुंचूंगा। भाई यही करते हैं। लड़के के बारे में पता लग गया तो उसके रिलेटिव के बारे में पता करते हैं, रिलेटिव से पूछते पूछते धीरे धीरे लड़के के घर पे पहुंचते हैं। यही करते हैं ना, ओके। अब देखो मुझे कैलकुलेट करना है दो पैरामीटर बेटा, कौन कौन, वोल्टेज एंड करंट। तो मैंने क्या किया, मैं यहां से चला, मैंने यहां से जाके किसी डिस्टेंस S पे जाके मैंने क्या किया, इस ट्रांसमिशन लाइन को चेक करने की कोशिश की। अब ध्यान से समझना, देखो यहां से लेके ये डिस्टेंस मान लो S है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को अपन कुछ और मान लेते हैं, मान लो L मान लेंगे बाद में, जो भी है। यहां से किसी डिस्टेंस, भाई मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन यहां से 10 किलोमीटर दूर जाके मैंने ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ये इतना बड़ा, ठीक है। ये मैंने पैरामीटर दिखाया इसलिए आपको बड़ा दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि मैंने ये एक पेन के बराबर एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया। मैंने सोचा
कि अगर मैं यहां से लेके 10 किलोमीटर पे चला, ये वोल्टेज मुझे पता है, ये करंट मुझे पता है, तो मैंने कहा एक काम करो, पहले ये फाइंड आउट करो कि अगर वोल्टेज यहां 230 है तो यहां कितना रहा होगा, यहां करंट इतनी है तो यहां कितनी रही होगी। तो मैंने बोला कि इसको यहां मैं मान लेता हूं कि यहां वोल्टेज कितना रहा होगा, V है मान लो, और यहां करंट कितनी रही होगी, मान लो I है। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, यहां से 200 किलोमीटर जाने की बजाय, भाई मुझे एक बात तो पता है कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है मतलब यहां पे छोटे से टुकड़े का बिहेवियर देखो, 10 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को देखो या 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को देखो, बिहेवियर तो एक जैसा रहेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि यहां से किसी डिस्टेंस पे चल के वहां पे वोल्टेज एंड करंट निकाल लेते हैं। सही बात है। और फिर उस डिस्टेंस जो वोल्टेज और करंट आएगा वो पता लग जाएगा, फिर उस डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस रख देंगे, तो सीधा यहां से उठ के वोल्टेज एंड करंट ये वाले पता लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। बिल्कुल भाई, दिमाग तो सही है, आइडिया अच्छा लगा है। सही बात है, बिल्कुल। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, अगर मुझे इस V का बिहेवियर, अगर मुझे इस करंट का बिहेवियर अगर ये पता लग जाए, सही बात है, तो मान लो ये 10 किलोमीटर लंबाई मैंने S रखी है, इसको मैं उठा के 10 की जगह 200 कर दूंगा, तो सीधा मुझे VS और IS पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। और भाई अननोन पैरामीटर क्या थे, सोर्स एंड का वोल्टेज और सोर्स एंड की करंट। परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना। अब देखो, तो सर यहां से S डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, स्मॉल सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो क्या होगा भाई, टोटल लंबाई S है तो छोटे से टुकड़े को हम क्या बोल देते हैं, DS। D का मतलब समझते हो ना, जब कोई स्मॉल सेगमेंट लिखना हो है तो हम बोलते हैं छोटा सा टुकड़ा है, ये बनाने में बड़ा लग रहा है छोटा सा टुकड़ा, इतना सा सोच लो पर यूनिट। ठीक है, देखो पैरामीटर देखो, पर यूनिट रेजिस्टेंस लिया है मैंने, पर यूनिट इंडक्टेंस लिया है, पर यूनिट कैपेसिटेंस और पर यूनिट कंडक्टेंस है, तो छोटा सा टुकड़ा है कि नहीं है। समझ में आई कहानी। अब सोचो भाई, मान लो मैंने इतनी सी लंबाई ली। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर R पर यूनिट रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर आप 1 किलोमीटर लंबाई का या 2 किलोमीटर लंबाई का या 10 मीटर लंबाई का अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस देखना हो तो पर यूनिट पैरामीटर से लंबाई को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक्चुअल पैरामीटर मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब R है पर यूनिट रेजिस्टेंस, आपने टुकड़ा कितना लंबा लिया है सर, DS लंबाई का लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है DS लंबाई का, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अरे बेटा DS लंबाई ले ली ना आपने, तो इसको DS से मल्टीप्लाई कर दो, भाई इतने से टुकड़े का रेजिस्टेंस इतना होगा, इंडक्टेंस इतना होगा, है कैपेसिटेंस इतना होगा, कंडक्टेंस GDS होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, पूरा क्लियर है कि नहीं है? एग्जैक्टली भाई पूरा क्लियर है, डेफिनेटली है ना। अब देखो सर वोल्टेज यहां पे है, अब देखो बेटा वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज है V यहां पे। अब इसको थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो, यहां पे ये और ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, ये R और L है सीरीज में, और ये C और G ये दोनों हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। तो अगर V वोल्टेज यहां है तो यहां भी वोल्टेज V ही रहा होगा, यहां भी वोल्टेज V ही रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है। सही बात है। अगर वोल्टेज यहां V है तो यहां कितना रहा होगा सर, यहां से कुछ करंट आएगी तो मान लो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप भी हुआ होगा। बिल्कुल, तो मतलब यहां ड्रॉप होने के बाद यहां वोल्टेज V मिल रहा है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, जरा बताओ। ज्यादा ही होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। तो यहां वोल्टेज अगर मान लो V है तो यहां पे मैंने वोल्टेज मान लिया कि सपोज दैट ये है आपका V प्लस D ऑफ V। इसका क्या मतलब है कि सर इस छोटे से टुकड़े पे वोल्टेज ड्रॉप मान लिया मैंने कि D ऑफ V, मतलब स्मॉल वोल्टेज का इसके अक्रॉस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब ड्रॉप कहां पे हो रहा है समझिए, यहां वोल्टेज V है, सिर्फ इन दोनों पैरामीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, dV है। कहानी क्लियर हुई? सही बात है, ओके। अब मान लो आप बोल रहे हो कि यहां पे आपको करंट मिल रही है I, कितनी मिल रही है बेटा, I। अब यहां से देखो, जब करंट यहां होगी तो इसमें से कुछ करंट इधर गई होगी, उसके बाद में बची हुई करंट यहां होगी। जब यहां से करंट आ रही होगी तो उसमें कुछ करंट इधर गई होगी, कुछ करंट इधर गई होगी, फिर बची हुई करंट यहां पे आपको I मिल रही होगी। सही बात है। तो अगर I करंट यहां मिल रही है तो यहां करंट कितनी आ रही होगी सर, कुछ करंट चलेगी इधर, कुछ करंट इधर चलेगी, तो बची हुई करंट I है, मतलब ये करंट इस करंट से तो ज्यादा होने वाली है। समझ में आ गया? तो इस लाइन में जाने वाली करंट इस I से तो ज्यादा ही रहेगी। तो करंट में कितना ड्रॉप आ गया, जब DS लंबाई में मैंने वोल्टेज का ड्रॉप dV लिया है तो करंट का ड्रॉप भी बेटा DI ले लो। सही बात है। तो सर सीधी सी बात है, अगर यहां पे वोल्टेज dV है तो यहां से इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो आपकी I प्लस D ऑफ I रही होगी।
क्या इन चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? मैंने एक बेस बनाया है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। लोड के पैरामीटर्स हमें पता होते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सोर्स के पैरामीटर। दोनों के बीच में जो कंजक्शन है वो है ट्रांसमिशन लाइन। लोड से अगर सोर्स की तरफ जाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होते हुए जाएंगे, सही बात है। मैंने कैलकुलेशन करने के लिए लोड से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक ट्रांसमिशन लाइन का छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई है ds, सही बात है। तो अगर इसकी लंबाई ds है तो इसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? तो सर अगर पर यूनिट रेजिस्टेंस हम R मान के चले हैं तो लंबाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस आपको पता लग जाएगा, सही बात है। तो इस टुकड़े के एक पैरामीटर मैंने यहां पे वोल्टेज एंड करंट मान लिए, ये दोनों अननोन पैरामीटर हैं। इस वोल्टेज और इस करंट को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, मतलब लोड से किसी एस डिस्टेंस पे वोल्टेज एंड करंट कितना रहा होगा ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्लियर है ना। तो अगर ये यहां पे V एंड I रहा होगा तो यहां पे जो वोल्टेज रहा होगा वो V प्लस dV होगा और जो करंट होगा वो I प्लस DI होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, क्लियर है या नहीं है? सही बात है, ऑलमोस्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो ध्यान से और प्यार से चीजों को समझने की कोशिश करो बेटा, सही है ना। चले आगे, देखो अब देखो। तो सर आप लोग बोल रहे हो कि भाई वोल्टेज में हो गया ड्रॉप, और ड्रॉप भाई इस ds को कैलकुलेट करना है मुझे, तो इसका बिहेवियर देखना है। ट्रांसमिशन लाइन का टुकड़ा तो यही है। अरे भाई हमें ट्रांसमिशन लाइन को भी तो देखना है, वोल्टेज और करंट को तो देखना ही है, पर ट्रांसमिशन लाइन को भी तो देखना है, सही बात है। अब ट्रांसमिशन लाइन का टुकड़ा तो ये है ds, तो चलो इस ds को कैलकुलेट करते हैं। देखो इस ds के ऊपर क्या क्या हो रहा है? सर वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा? सर यहां पे है V प्लस dV, यहां पे जाके रह रहा है V, मतलब dV वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, परफेक्ट है। कितना ड्रॉप हुआ? d ऑफ V। अब किसके क्रॉस हुआ? सर ये तो पैरेलल था, यहां भी वोल्टेज भी है, यहां भी वोल्टेज भी है, मतलब इसके क्रॉस हुआ है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? इंडक्टेंस। इसमें करंट कितनी जा रही है? सर करंट जा रही है यहां से I प्लस DI। ओहो, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? सर करंट को लिखो, I प्लस D ऑफ I को लिखो, परफेक्ट है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? इंपीडेंस से, तो क्या आ जाएगा? वोल्टेज का ड्रॉप। अब इंपीडेंस कितना है? सर ये है RDS, परफेक्ट है, RDS प्लस, सीरीज में है ना दोनों, तो प्लस दूसरा क्या है? L, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम क्या लिखते हैं? J ओमेगा L, याद रखो इंडक्टेंस को हम क्या लिखते हैं? J ओमेगा L, सही बात है। तो ये हो गया सर J ओमेगा L और ये हो गया DS। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चेकआउट, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे देखो, थोड़ा सिंपल बना देता हूं। क्या होगा? वोल्टेज का ड्रॉप हो गया dV, ये हो गया आपका I प्लस D ऑफ I। देखो अगर DS को मैं बाहर निकालू ना तो ये कुछ ऐसा बन गया, R प्लस J ऑफ XL लिख दू इसको, ठीक है, और ये हो गया DS। यार R प्लस JX किसको लिखते हैं? इंपेडेंस होता है भाई, ये तो इंपेडेंस ही होता है ना। R प्लस JX, रियल प्लस इमेजिनरी, इंपेडेंस, परफेक्ट है। Z लिख सकता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके देखो, तो दिस इज माई D ऑफ S, क्या लिख सकता हूं? दैट्स माई D ऑफ V इक्वल्स टू I प्लस D ऑफ I एंड इट्स मल्टीप्लाई विद Z इंटू D ऑफ S। क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, ये DS, ये Z जो है ये पर यूनिट इंपेडेंस है, DS से मल्टीप्लाई होने के बाद में यहां से लेके इतनी लंबाई का ये यहां पे क्या आ गया? आपका इंपेडेंस आ चुका है। Z यहां पे क्या है? इंपेडेंस है। क्लियर है कहानी? ओके आगे चलो। ये Z जो है लिखा है ये पर यूनिट इंपेडेंस है, समझना। R प्लस J ये भी पर यूनिट था, ये भी पर यूनिट था, दोनों के सम से मिला है, तो यहां पे ये Z कौन सा है? पर यूनिट इंपेडेंस है। क्लियर रखना, ठीक है। यहां पे ये जो Z है ये आपका पर यूनिट इंपेडेंस है। क्लियर है कहानी? ओके अब देखो, अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, वोल्टेज देख लिया, एक बार करंट और देख लो, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब देखो सर DS का कैलकुलेट कर रहे हो, परफेक्ट है। यहां पे तो करंट I प्लस DI थी, पर यहां जाके करंट कितनी रह गई है? I रह गई है, तो फिर DI कहां गई भाई? अरे भाई यहां से तो करंट I प्लस DI गई थी, परफेक्ट है। एक रास्ता आ गया था ये वाला, दूसरा रास्ता आ गया था ये वाला, कुछ गई थी इसमें, कुछ गई थी इसमें, बची हुई करंट मिली है यहां, तो इन दोनों में मिला के कितनी करंट चलेगी? I प्लस DI से I बच गई, मतलब D ऑफ I करंट गई है, परफेक्ट। करंट इक्वल टू क्या होता है? एडमिटेंस मल्टीप्लाई विद वोल्टेज। एडमिटेंस मल्टीप्लाई विद वोल्टेज इक्वल टू करंट होता है, सही बात है, बिल्कुल। तो एडमिटेंस क्या क्या है भाई? X ऑफ C क्या होता है?
1/j⍵c होता है कि नहीं होता है? सही बात है। इसको उल्टा करोगे तो एडमिटेंस बन जाएगा। परफेक्ट है। तो सी को आप क्या लिख सकते हो? j⍵c। कंफ्यूज मत होना, x ऑफ c 1/j⍵c होता है, लेकिन वो होता है इंपीडेंस। मैं इंपीडेंस नहीं लिख रखा हूं, मैं लिख रहा हूं एडमिटेंस, तो मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं j⍵c। चलेगा ना? और आप जानते हो एडमिटेंस जो होते हैं उनको पैरेलल में हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। परफेक्ट है। ओके, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं j⍵c ds प्लस g इंटू ds, दैट्स माई एडमिटेंस। और यहां पे वोल्टेज कितना है? सर वोल्टेज इट्स माई v वोल्टेज है भाई। यहां पे देख लीजिए जरा, कोई कंफ्यूजन हो तो। क्लियर है? क्या ऐसा ही मैं लिखूंगा? करंट जा रही है, इन दोनों में जा रही है तो बिहेवियर कुछ ऐसा बन रहा है। परफेक्ट है। यहां पे वोल्टेज कितना है? v है, तो बिहेवियर कुछ ऐसा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो, अगर मैं यहां पे देखूं कि d ऑफ i का बिहेवियर क्या हो गया, तो अगेन द सेम थिंग, ds को आप कॉमन ले सकते हो, इसको लिख सकते हो आप g प्लस j⍵c, दैट्स योर d ऑफ s मल्टीप्लाई विद वोल्टेज v। देखो, दैट्स योर एडमिटेंस, दैट्स योर एडमिटेंस ऑल्सो। एडमिटेंस प्लस एडमिटेंस दोनों को इक्वलाइज कर दूं, एक जगह लिख दूं, एडमिटेंस लिख दूं। सही बात है। अब आप z से लिखते हो इंपीडेंस को और y से किसको लिखते हो? एडमिटेंस को। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, d ऑफ i इक्वल्स टू y ds या y v ds, ज्यादा परफेक्ट लगेगा आपको, y v ds चलेगा। यहां पे जो y है यह है आपका पर यूनिट एडमिटेंस। क्लियर है? y क्या है? पर यूनिट एडमिटेंस है। दैट्स योर इंपीडेंस, दैट्स योर एडमिटेंस। क्लियर है पूरी कहानी? अब देखो, अगर यहां से आप लिखो ना बेटा di डिवाइड बाई d ऑफ s क्या होगा, तो ये आपको मिलेगा y इंटू v। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? देख लो, यहां तक कैलकुलेशन लंबी चौड़ी चलेगी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, अगर आप इसको ओपन करो तो देखो d ऑफ v क्या लिखोगे बेटा? इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करो, इट्स i z ds प्लस z d ऑफ i मल्टीप्लाई विद d ऑफ s। अब देखो, ये वाली जो टर्म है ना पीछे वाली, इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें दो वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी? d ऑफ i और d ऑफ s। अब d का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहां लिखा था ds, तो मैंने बोला था स्मॉल सेगमेंट, मतलब d का जब d लग जाए ना किसी के सामने, तो आप सोचो बहुत छोटी वैल्यू है। जैसे मैंने लिखा 0.01, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 0.001 के साथ में, क्या मिलेगा? 0.2, ये हो गए 3 हो गए, 1 2 3 4 5 1 ऐसे मिलेगा। तो जब दो छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो उससे भी ज्यादा छोटा मिलता है। अरे मिलता है नहीं मिलता है? सही बात है। तो एक तो है di, एक है ds, ये भी छोटा, ये और भी छोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटा मिलेगा, मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है सर। तो इसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं। क्यों माना मैंने? बिकॉज इट्स अ स्मॉल, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल। परफेक्ट है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको नेग्लिजिबल मान लिया। क्या कर सकता हूं? इसको मैं लिख दूं अकेले को, ds को मैं ले गया नीचे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dv दैट्स माई ds दैट्स माई z इंटू i। लुक एट दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन हो अभी देख लीजिए। ओके, द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड द बिहेवियर ऑफ करंट। अभी इक्वेशन नहीं मिली है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यहां तक क्लियर हुआ है? क्या ये डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? आगे चल सकते हैं हम लोग। फिर से सुन लीजिए एक बार, अगेन रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। देखो, यहां पे मेरे पास में ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर मुझे देखना था। सही बात है। ट्रांसमिशन लाइन लोड और सोर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, बिल्कुल परफेक्ट है। लोड जो होता है वो होता है कंज्यूमर, मतलब हम लोग, तो हमें ये पता होता है कि हमारे घर में वोल्टेज कितना आ रहा है, हमारे घर में करंट कितनी आ रही है। तो लोड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें नोन होते हैं, पता होते हैं। हमें फाइंड आउट करने होते हैं सोर्स के पैरामीटर क्या होंगे, मतलब Vs निकालना होता है, Is निकालना होता है। सही बात है। अब अगर लोड से मुझे सोर्स के पास पहुंचना है तो बीच में रास्ता सिर्फ एक ही है और वो रास्ता है ट्रांसमिशन लाइन, मतलब मुझे ट्रांसमिशन लाइन पे होते हुए, ट्रेवल करते हुए सोर्स तक पहुंचना पड़ेगा। सही है। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन एक यूनिफॉर्म होती है, इसलिए अगर ट्रांसमिशन लाइन का कहीं भी किसी भी जगह आप एक छोटा सा टुकड़ा लोगे तो उसका बिहेवियर एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह बिहेवियर अलग अलग पाया जाए, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन इज ए यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है ना?
तो मैंने क्या किया, लोड से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस छोटे से टुकड़े के मैंने पैरामीटर्स लिखे, समझ में आ गया। और उन पैरामीटर्स के ऊपर मैंने यहां पे एक अननोन पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर वोल्टेज एंड करंट मान लिया। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन मुझे मिल जाती है तो जो इतनी डिस्टेंस मैंने ली है, इस डिस्टेंस को बढ़ाकर मैं इतनी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के बराबर कर दूंगा, तो ये जो V होगा ये VS बन जाएगा और ये I होगा ये मेरा IS बन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो मैंने यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप को मैंने dV माना है और इस टुकड़े में करंट के होने वाले ड्रॉप को मैंने DI माना है। सही बात है। तो इस dV और DI के बिहेवियर से मैंने इंपीडेंस और एडमिटेंस के फॉर्म में इनकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो जगह की जरूरत है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। परफेक्ट है। ओके, देखिए बेटा, समझिए, हम पहुंच चुके हैं यहां पे। देखो, व्हाट्स द बिहेवियर, दैट्स माई डीवी। ध्यान से समझना, क्योंकि वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन मिलेगी वो एग्जैक्टली एज ए सेम लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को मैं आगे जाके, ठीक है ना, आपके मैक्सवेल इक्वेशन से दोबारा डेवलप करके बताऊंगा और वो इक्वेशन का बिहेवियर एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा इन इक्वेशंस का बिहेवियर पाया जाएगा। सही है, तो एग्जैक्टली मैच करेगी। ट्रांसमिशन लाइन इज जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिहेवियर एक जैसा ही होगा, इसलिए ध्यान से समझना। देखो, तो dV बाई ds मिला है आपको, मैं फिर से लिख देता हूं, Z इंटू I के बराबर। परफेक्ट है। ओके, मैंने एक काम किया, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सेकंड डेरिवेशन से मिलती है। सही बात है। वोल्टेज वोल्टेज होता है, यहां वोल्टेज है, यहां करंट है। सही बात है, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करती है। तो क्या करना चाहिए, एक काम करो, इसको एक बार और डेरिवेटिव बना लो। लाप्लास में सेकंड डेरिवेटिव होता है। सही बात है। ओके, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। देखो, ये डिफरेंशिएशन लग रहा है वोल्टेज का s के साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ में। सही है ना। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया मैंने, तो क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, सेकंड टाइम डेरिवेटिव विद डिस्टेंस। इंपेडेंस, ये तो पर यूनिट इंपेडेंस है। पर यूनिट इंपेडेंस डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता, बिकॉज वो तो पर यूनिट है। तो पर यूनिट इंपेडेंस तो कांस्टेंट है, पर यूनिट एडमिटेंस भी कांस्टेंट है। परफेक्ट है। तो जेड तो हो गया कांस्टेंट, तो ये तो आ गया बाहर। लेकिन करंट डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रही है। आपने देखा ना, यहां पे वोल्टेज एंड करंट माना था, आगे चले तो चेंज हो गई थी और आगे जाएंगे तो और चेंज हो जाएगी। सही है। तो वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट ये दोनों जो है ना, ये आपके अननोन पैरामीटर हैं और यही आपके वेरिएबल पैरामीटर हैं। और ये दोनों जो है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कर ही रहे हैं भाई। जब लोड के पास बैठे हैं तो VR और IR है, और डिस्टेंस पे चलते हुए जब सोर्स के पास जा रहे हैं तो VS और IS बन रहे हैं। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कौन कर रहे हैं, करंट और वोल्टेज। क्लियर है कहानी। अब देखो, तो यहां पे ये डिपेंड कर रही है, तो ये हो जाएगा DI डिवाइड बाई DS। परफेक्ट है। क्या ऐसा बिहेवियर हम लोगों ने पहले देखा है? ये देखा है, देखो, DI बाई DS। ओके, मान लो इस इक्वेशन को, ठीक है ना, अगर मैं इक्वेशन 2 को अगर मैं यूज करके यहां पे इसकी क्या डालूं, वैल्यू डालूं, तो क्या बिहेवियर बनेगा? देखो जरा क्या बनेगा। दैट्स माई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज इक्वल्स टू दैट्स माई Z। इस वैल्यू को उठा के वहां से डाल रहा हूं बेटा, ये हो गया Y और ये हो गया आपका V। ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? चेक इट आउट। क्लियर है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये और भी प्यारा लगेगा आपको। देखो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x माइनस Z एंड Y दैट्स माई V इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कहीं आपको देखी देखी सी लग रही है? नहीं लग रही है? कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। यहां तक समझ में आई कहानी? ओके, सेम कंडीशन। अगर मैं करंट की बात करूं तो ये इक्वेशन मिली थी करंट की हमको। ओके, देखो, इट्स DI डिवाइड बाई DS दैट्स माई Y इंटू V। यही था बेटा। ओके, अगर मैं इसका एक बार और क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू S, तो मैंने इसको किया डिफरेंशिएट, ओके, विद रेस्पेक्ट टू S का मतलब समझते हो ना, डिस्टेंस है यहां पे, S का मतलब किया। दैट्स माई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या मिलेगा बेटा, Y पर यूनिट है तो कांस्टेंट है,
दैट्स योर dv बाई ds। अगेन देखो क्या dv बाई ds की इक्वेशन कहीं थी, ये रही, dv बाई ds इक्वल टू जेड इंटू आई है, परफेक्ट है, उठा के डालो, क्या बनेगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू y z एंड मल्टीप्लाई विद i। इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये बना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ करंट डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई विद i इक्वल्स टू 0। यहां से एक बात ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर आप नोटिस करो तो वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं है। देखो वोल्टेज का सेकेंड डेरिवेशन है माइनस जेड वाई वोल्टेज है, करंट का सेकेंड डेरिवेशन माइनस वाई जेड और करंट है और इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों की इक्वेशन एक जैसी ही है। आप एक को किसी को कैलकुलेट कर लीजिए, वोल्टेज को कर लीजिए या करंट को कर लीजिए, जो इसकी इक्वेशन आएगी वैसी ही इक्वेशन दूसरे की रहने वाली है। तो आप किसी एक को आगे लेके चलिए, उसका पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए, तो दूसरे का बिहेवियर भी एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। परफेक्ट है ना, ओके। तो दोनों का बिहेवियर, दोनों की इक्वेशन एक जैसी मिली है, ये तो समझ में आ गया आपको, क्लियर है कहानी। इसको हटा दूं मैं, ओके। देखो आई शुड रिमूव दिस, ओके। तो बेटा यहां पे दो इक्वेशंस मिली है आपको, 1 और 2 हो गई थी, ओके। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट्स योर इक्वेशन नंबर 4। आप चाहो जिसको एक को आगे लेके चलो, ठीक है। वोल्टेज को लेके चलना है, चलो वोल्टेज को लेके चलते हैं, ओके। ये तो याद ही रहेगा, नोट्स बना लेना, साथ में लिख लेना, ठीक है। इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं, किसी को भी ले चलो एक को, दूसरी अपने आप मिल जाएगी, ओके, बिकॉज दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर की है? क्या नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल। लेकिन यहां पे ना ये तो सही है भाई, सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन कुछ ऐसी होती है जैसे d2y dx², ठीक है ना, माइनस सम वैल्यू y इक्वल्स टू 0। यहां कुछ वैल्यू होती है, मान लो k कुछ वैल्यू है। कैसे सोल्व करते हैं इन इक्वेशंस को? कैसे करते हैं इन इक्वेशंस को? हम करते हैं, इसको मान लेते हैं m² माइनस ये k हो जाता है इक्वल्स टू हो जाता है 0। तो m करोगे तो अंडर रूट ऑफ k बनेगा, मतलब प्लस माइनस रूट ऑफ k। ऐसे ही कुछ बनता है कि नहीं बनता है? ऐसा ही होता है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करते हैं हम लोग, बिल्कुल है। तो क्या ये सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन नहीं दिख रही क्या आपको? है बेटा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, क्या ये नहीं दिख रही? अरे बिल्कुल है। लेकिन यहां पे ना एक कांस्टेंट, ये जेड और वाई आ रहा है, दो चीजें, ठीक है। मैं इसको आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूं, थोड़ा सा समझिए। मैंने बोला कि ये जेड और वाई है, इट्स नथिंग बट इट्स गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वाई। अभी सिर्फ आप लोगों को इतना सा लिखना है कि गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू वाई है। अब ये गामा क्या है ये अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, जब आपका आगे आएगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि ये गामा क्या है। और ये गामा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो जान है ये, ऐसा समझ लीजिए। इट्स कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। गामा को अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, पहले पूरी कैलकुलेशन करेंगे, बाद में इसके ऊपर अलग से बात करूंगा मैं। प्रोपोगेशन, सिर्फ प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में अलग से बात करूंगा, ओके। इट्स गामा स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब चलो, अगर इस वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं, ये कुछ सिंपल दिख जाएगा आपको, डेल ऑफ v s² माइनस गामा स्क्वायर दैट्स योर v इक्वल्स टू 0। भाई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे सोल्व करूं? इसको हम मान लेते हैं m², जानते हो ना आप, माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां पे m के पैरामीटर मिलेंगे आपको प्लस माइनस गामा। सही बात है। ये ऐसे नहीं हो गया कि सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन के जब आप रूट्स निकालते हो तो अगर डिफरेंट रूट्स अगर आपको मिलते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या, वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही होता है क्या? जरा मुझे बताना। वोल्टेज, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था? s के रेस्पेक्ट में। तो वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ s का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस। क्या सॉल्यूशन होते थे सर? ये कुछ ऐसा होता है कि अगर डिफरेंट सॉल्यूशन है तो c1 e की पावर प्लस ऑफ गामा s प्लस c2 e की पावर माइनस गामा ऑफ s। बिकॉज एक सॉल्यूशन मिला है मुझे प्लस गामा, दूसरा सॉल्यूशन मिला है मुझे माइनस गामा। क्या ऐसा ही सॉल्यूशन होता है क्या? कंसीडर इट। क्या ऐसा ही सॉल्यूशन होता है क्या? करंट की कैलकुलेशन करता तो भी कुछ ऐसा ही मिलता। सही बात है। तो क्या ऐसा ही सॉल्यूशन होता है एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का? अगर उसके रूट्स जो आपको मिले, ये क्या है? आपके रूट्स है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स अगर आपको डिफरेंट मिले तो कुछ ऐसा ही होता है, c1 e की पावर पहला वाला प्लस c2 e की पावर दूसरा वाला रूट्स। यही होता है ना। ये मुझे मिला है वोल्टेज।
इसमें सब कुछ सही है। गामा मुझे पता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, एस मुझे पता है डिस्टेंस है। प्रॉब्लम ये है कि ये C1 क्या है, ये C2 क्या है, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो भाई अगर वोल्टेज ऐसा मिला है तो मान लो करंट कैसी मिलेगी, क्या वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन था? अरे बिल्कुल था भाई। क्या रिलेशन था? एक इक्वेशन लिखी थी, ये देखो, ये रहा, देखिए आपको, थी या नहीं थी? क्या इक्वेशन थी कि अगर आप वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू एस तो आपको मिलना चाहिए जेड इंटू आई, और यहां पे ये जो जेड है ना ये आपका पर यूनिट इंपीडेंस है। क्या था बेटा? पर यूनिट इंपीडेंस, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सही बात है ना? बिल्कुल। अब देखो ये v ऑफ s हो गया कुछ ऐसा। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया s के रेस्पेक्ट में, करके देखो, d ऑफ v डिफरेंशिएट विद d ऑफ s करो जरा, इसको क्या मिलेगा? c1 का तो हो जाएगा c1, ये तो कांस्टेंट है। e की पावर x का अगर करते हो तो क्या मिलता है? e की पावर x ही मिलता है, तो गामा ऑफ s मिल जाएगा। लेकिन गामा ऑफ s का अगर करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? गामा मिलेगा। परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। प्लस यहां पे मिल गया आपको C2। e की पावर माइनस गामा s का करोगे तो e की पावर माइनस गामा s मिलेगा, माइनस गामा s का करोगे तो मिलेगा माइनस ऑफ गामा। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? आई होप नहीं होना चाहिए। क्लियर है कहानी? आगे चले। अब इसको अगर dv बाई ds को रिप्लेस करो तो मैं ये लिखूंगा z इंटू आई। देखो दैट्स योर z इंटू आई। आगे चलो, क्या हो गया सर? ये हो गया यहां पे गामा, ये हो गया आपका C1, ये हो गया e की पावर गामा ऑफ s, ठीक है, प्लस सॉरी यहां पे माइनस आ गया, ओके, माइनस ऑफ गामा इट्स योर C2 e की पावर माइनस गामा ऑफ s। यहां भी गामा आ रहा है, यहां भी गामा आ रहा है। हमें चाहिए था C1 और C2 की वैल्यू। गामा परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? गामा परेशान कर रहा है। चलो गामा का कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सही बात है, ओके। एक काम करो, गामा को कॉमन ले लो और इस जोड़ को भेज दो इधर। क्या बनेगा? करंट देखनी है, करंट देख लेते हैं। I इक्वल टू ये रह गया आपका गामा, ये डिवाइड में आ गया आपका Z। करंट रह गया अकेला, ओके, और गामा को निकाल दिया बाहर। क्या बच गया? C1 e की पावर गामा ऑफ s माइनस C2 e की पावर माइनस गामा ऑफ s। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे? गामा क्या था? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। परफेक्ट है। अगर मैं इस गामा डिवाइड बाई जेड को देखूं तो देखो गामा डिवाइड बाई जेड क्या बनेगा? सर गामा जो था वो क्या था? ये रहा z इंटू वाई, ये गामा स्क्वायर था, तो गामा में क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ z इंटू वाई, पर यूनिट इंपीडेंस मल्टीप्लाई विद पर यूनिट एडमिटेंस। अगर मैंने इसको डिवाइड किया किससे? z से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ y अपॉन z। समझ में आया क्या बना? अंडर रूट ऑफ y अपॉन z। ये तो अगेन एक नया पैरामीटर बन चुका है, ये तो अगेन एक नया पैरामीटर बन चुका है। अब ये क्या पैरामीटर होता है समझिए। ये जो होता है ये होता है इक्वल टू 1 अपॉन z0, या आप इसको ऐसे बोल दो कि z0 जो होता है ये भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ z अपॉन y। अब समझिए, z आपका पर यूनिट इंपीडेंस है, y आपका पर यूनिट एडमिटेंस है। ये कांस्टेंट, दोनों का रेशियो लोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो z0 जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब सोच के देखो, ये है इंपीडेंस, ऊपर वाला है इंपीडेंस, 1 अपॉन एडमिटेंस है। अब 1 अपॉन एडमिटेंस करोगे तो वो भी इंपीडेंस बन गया। तो इंपीडेंस और इंपीडेंस का मल्टीप्लीकेशन और उसका रूट, तो वापस से क्या मिलेगा? इंपीडेंस ही मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? इंपीडेंस ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो इन चीजों का ना थोड़ा समझने की कोशिश क्या करो। कैसे? देखो यहां पे मैंने लिखा है गामा, क्या था? z इंटू वाई। जेड का यूनिट क्या होता है? ओम। जेड का यूनिट क्या है? ओम। इसका क्या है? मोह। तो मोह होता है 1 अपॉन ओम। ये हो गया ओम इंटू 1 अपॉन ओम। ओम से ओम गया, मतलब गामा जो है ये एक यूनिटलेस वैल्यू है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट द कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट। कांस्टेंट यूनिटलेस होते हैं, आपको पता है ना? दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट प्रोपोगेशन कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ यूनिटलेस। समझ में आई? तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा जो है वो यूनिटलेस है, ठीक है ना? यहां आप लिख लो साइड में कि गामा जो है ये आपका यूनिटलेस है। परफेक्ट है ना? कोई यूनिट नहीं होती इसकी। लेकिन अगर आप इसको देखो तो ऊपर है आपका ओम, नीचे है आपका 1 अपॉन ओम, और इसका है रूट, तो ओम स्क्वायर का रूट है, तो फाइनल क्या मिलेगा? ओम। मतलब ये जेड नोट जो है ये क्या है? इंपीडेंस। इसलिए मैंने इसको जेड से लिखा है। समझ में आया? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। अब ये भी एक टॉपिक आएगा आपका
कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी अलग कहानी है, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना इसको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है, ओम, समझ में आ गया। और ये क्या है, ये यूनिटलेस है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट। समझ में आई कहानी, बिल्कुल सही है। अब देखो 1/z0 हो गया, ये 1/z0 हो गया, इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, ओके इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, इट्स z0 मल्टीप्लाई विद i इक्वल्स टू, ये बन जाएगा यहां पे c1 e की पावर गामा s माइनस c2 e की पावर माइनस गामा ऑफ s। और जगह लेनी है लिखने की, ठीक है, दिख रहा होगा यहां तक तो, z0i1 c1 e की पावर गामा s माइनस c2 e की पावर माइनस गामा s। यहां करंट का बिहेवियर आ रहा है, वोल्टेज का बिहेवियर यहां आ रहा था, समझ में आई कहानी। C1 और C2 फाइंड आउट करते हैं, तो दो अननोन है C1 और C2, कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन भी दो है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, ओके। इक्वेशन 4 तक मैं बता चुका था, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेना, ओके। चले आगे, इसको हटा देता हूं मैं इधर से थोड़ा सा, देखो नोट्स बेटा साथ के साथ में बनाते हुए चलना, ओके, बिकॉज कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कैसी है, लंबी है, ओके हाँ, लेकिन कैलकुलेशंस जो है ना उसको करने में भी मजा आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन करते हो ना तो अंदर से बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती। अब देखो ये हो गया वोल्टेज, वो हो गया करंट, इन दोनों इक्वेशन से मुझे वोल्टेज और करंट निकालना है, मतलब C1 और C2 निकालना है। कैसे निकालूं बताओ, अगर इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर मैं जोड़ दूं तो, अगर मैंने लिख दिया इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, देखना जरा, इक्वेशन 5 है वोल्टेज, परफेक्ट है, V ऑफ S प्लस वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 प्लस I ऑफ S, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे है ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C1 e की पावर गामा ऑफ S, ठीक है। आपको तो C1 और C2 निकालना था, ओहो तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, ये e की पावर गामा s भी आ रहा है, इसका क्या करें, ओके तो एक दिमाग लगाते हैं, देखो इसको हटाऊं मैं पहले, ओके देखो मतलब हमारा जो अचीवमेंट था वो अचीवमेंट हो नहीं पा रहा है, ओके तो एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं फॉर s इक्वल्स टू 0, s क्या थी, डिस्टेंस, कहां से शुरू किया था आपने, लोड से, लोड पे डिस्टेंस 0 और लोड से मैंने चलना शुरू किया था, परफेक्ट है। तो अगर डिस्टेंस 0 है, s की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो इसका मतलब मैं कहां पे खड़ा हुआ हूं, लोड पे। और बेटा लोड के पैरामीटर तो पता है कि नहीं है अपन को, बिल्कुल पता है सर। तो अगर मैंने s इक्वल टू 0 किया तो जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा मेरा लोड का वोल्टेज, और जो करंट होगी वो हो जाएगी मेरी लोड वाली करंट। और ये तो मुझे पता ही है दोनों, अरे पता है कि नहीं है, दोनों नॉन पैरामीटर है ना, बिल्कुल। अगर मैं s इक्वल टू 0 रखूं, इसमें रखूं, देखो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा V ऑफ 0, क्या बनेगा देखो, नहीं वोल्टेज क्या बन जाएगा, s इक्वल टू 0 पे वोल्टेज बन जाएगा V ऑफ R, ओके क्या बनेगा देखो, C1 e की पावर 0 मतलब 1 प्लस e की पावर माइनस 0 1, C1 प्लस C2, ओके। इक्वेशन नंबर 7, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। इक्वेशन नंबर 6 में भी रख के देखो क्या मिलेगा, दिस इज ओवर Z0, I क्या बन जाएगा, I ऑफ R, परफेक्ट है, ओके। क्या मिलेगा, C1 माइनस C2, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 8। क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को रिमाइंड रखो, काम आएगी, नो कंफ्यूजन, क्लियर है। अब निकालना है C1 C2, देखो कितना इजी हो गया, क्या किया, इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 8 दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा, दैट्स योर V ऑफ R Z0 I ऑफ R इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C1, यही मिलेगा, परफेक्ट है। तो अगर मैंने C1 निकाला क्या होना चाहिए बेटा, C1 इक्वल्स टू V ऑफ R प्लस Z0 I ऑफ R डिवाइड बाई 2, बताओ क्या यही मिलेगा, ओके। सेम बिहेवियर अगर मुझे निकालना है C2, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 8, अगर इसमें से इसको घटाया तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, C2 2 टाइम्स हो जाएगा, तो C2 अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा VR माइनस Z0 IR डिवाइड बाई 2। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्या C1 मिल चुका है, क्या C2
मिल चुका है, परफेक्ट है। अरे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन तो मुझे पहले ही मिल चुकी थी, ये V तो निकालना था मुझे अननोन, ये I तो निकालना था मुझे अननोन, सही बात है। क्या नहीं पता था? C1 नहीं पता था, C2 नहीं पता था, C1 नहीं पता था, C2 नहीं पता था। जब आपने C1 C2 अगर निकाल लिया है तो फिर दिक्कत क्या है भाई? वोल्टेज और करंट की इक्वेशन तो पहले से पता है, ठीक है। तो इस C1 C2 की वैल्यू उठा के क्या करो, इन वैल्यूज में डाल दो, परफेक्ट है ना। ओके, तो अब मैं अलग जगह पे देखो, इनको मैं अच्छे से लिखना चाहता हूं दोनों इक्वेशंस को, तो इन सबको मैं हटा सकता हूं, पहले यहां से लेके यहां तक नोट कर लो, ठीक है ना। ये इक्वेशन में नहीं हटा सकता क्योंकि हटाऊंगा तो फिर आप लोग भूल जाओगे, सही है। ओके, इनको हटा दो अभी इधर से। अब देखो, ओके, तो दोनों की इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो दैट्स योर V ऑफ S। क्या इक्वेशन मिली भाई वोल्टेज की? ठीक है, ये मिली सर सबसे पहले C1 क्या मिला था? V ऑफ R Z0 I ऑफ R डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई क्या है? E की पावर गामा ऑफ S। क्लियर है पूरा? ओके, नेक्स्ट पैरामीटर प्लस दूसरा था C2। ओके, V ऑफ R माइनस Z0 I ऑफ R डिवाइड बाई 2। ओके, V ऑफ R माइनस Z0 I ऑफ R डिवाइड बाई 2 एंड इट्स मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू E की पावर माइनस ऑफ गामा S। परफेक्ट है ना? ओके, दैट्स माई वोल्टेज। ओके, E की पावर माइनस गामा ऑफ S। क्लियर है ना? वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई। सेम बिहेवियर से करंट की लिखोगे तो करंट की भी लिख सकते हो। पहले वोल्टेज का पूरा काम तमाम कर लेते हैं, फिर करंट का करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो मैं करंट की भी लिख देता हूं यहीं पे, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। I ऑफ S का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? Z0 है साथ में, ओके परफेक्ट है, Z0 को साथ में लो तो लो। ओके, C1 दैट्स योर अगेन V ऑफ R Z0 I ऑफ R दैट्स डिवाइड बाई 2 E की पावर गामा ऑफ S माइनस C2 है। V ऑफ R माइनस Z0 I ऑफ R डिवाइड बाई 2 E की पावर माइनस गामा ऑफ S। रिमेंबर वन थिंग, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। वोल्टेज और करंट की इक्वेशन में दो टर्म्स मिल रही है। कौन कौन सी टर्म्स मिल रही है समझिए। पहली टर्म है ये वाली, इसके साथ में मल्टीप्लाई आ रहा है ये E की पावर गामा S। दूसरी टर्म मिल रही है ये वाली, इसके साथ में मल्टीप्लाई आ रहा है E की पावर माइनस गामा ऑफ S। समझिए, मतलब पहली टर्म वो मिल रही है जिसके मल्टीप्लाई में है E की पावर गामा S। मैं इसका जिक्र करूंगा आगे जाके, समझना। मैंने बोला था गामा ऑफ S इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत बड़ा बिहेवियर है जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये प्रोपोगेशन को दिखाएगा कि वेव एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, समझना। तो इसमें दो टर्म मिली है करंट में, एक टर्म वो है जो E की पावर गामा S से मल्टीप्लाई हो रही है, एक टर्म वो है जो E की पावर माइनस गामा S से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब एक टर्म इसकी है, दूसरी टर्म इसकी है। क्लियर है? सेम थिंग वोल्टेज में है। देखो, एक टर्म वो है जो E की पावर गामा S के साथ में आ रही है और दूसरी टर्म वो है जो E की पावर माइनस गामा S के साथ में आ रही है। ये याद रहेगा, आगे जाके मैं यूज में लूंगा। इस इक्वेशन को मैं दोबारा भी लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। समझ में आ गई कहानी? तो दो टर्म मिलती है वोल्टेज एंड करंट में, जो एक E की पावर गामा S के हिसाब से ऑपरेट होती है, एक E की पावर माइनस गामा S के हिसाब से क्या होती है? ऑपरेट होती है। क्लियर है? ओके, नए तरीके में एक तरीका तो ये हो गया इक्वेशन का, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका, हर तरीके से अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। समझिए, आप बोलोगे सर इससे अभी हमको क्या सीखने को मिला? बेटा जब प्रोपोगेशन कांस्टेंट बताऊंगा ना, तो ये दोनों टर्म के बारे में हम खोल के बारे में बात करेंगे इनको, तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इस वोल्टेज को अगर मैं ओपन करूं ना, तो जरा ध्यान से समझिए। V ऑफ S की इक्वेशन को मैं ओपन कर रहा हूं, क्या होना चाहिए जरा बताओ। V ऑफ R को एक साथ कर लो और Z0 I ऑफ R को एक साथ कर लो। V ऑफ R कहां है? ये रहा। V ऑफ R डिवाइड बाई 2 E की पावर गामा S, V ऑफ R डिवाइड बाई 2 E की पावर माइनस गामा ऑफ S। तो डिवाइड बाई 2 तो दोनों में आ रहा है, परफेक्ट है। तो V ऑफ R मैंने ले लिया कॉमन, डिवाइड बाई 2 दोनों में आ रहा है,
परफेक्ट है। यहां क्या है, e की पावर गामा s, परफेक्ट है ना, बिल्कुल, प्लस बीच में प्लस है, परफेक्ट है, ये प्लस है, e की पावर माइनस गामा ऑफ s। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अगेन सेकेंड पैरामीटर प्लस z0 इंटू आई ऑफ r, डिवाइड बाई 2 है, यहां भी डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 पूरे पे, पॉजिटिव साइन के साथ में है e की पावर गामा s, यहां माइनस साइन के साथ में है e की पावर माइनस गामा ऑफ s। देखना जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है कहानी? ओके। सेम थिंग अगर मैं करंट के ऊपर अप्लाई करूं तो करंट का क्या बिहेवियर बन रहा है, जरा चेकआउट कर लो। ये हो गया आपका Z0, ये हो गया आपका I ऑफ R या I ऑफ S। क्या मिला? अगर V ऑफ R को मैंने कॉमन लिया, V ऑफ R को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बना, डिवाइड बाई 2 तो सब पे आ रहा है, परफेक्ट है। यहां पे आ रहा है e की पावर गामा ऑफ s, यहां पे क्या आ रहा है, माइनस आ गया है, माइनस e की पावर माइनस गामा ऑफ s। आप बोलोगे सर ये इक्वेशंस कैसे याद रहेगी? याद रह जाएगी, टेंशन मत लो, अपने आप याद रह जाएगी, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे याद करनी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पैरामीटर है प्लस Z0 इंटू आई ऑफ आर, ठीक है, ओके, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 पूरे पे आ रहा है, ओके। यहां पे मिला है e की पावर गामा ऑफ s, यहां देखो माइनस साइन यहां भी है, यहां भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और मिलेगा e की पावर माइनस गामा ऑफ s। ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या? आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है? क्या देखा है? e की पावर थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, क्या होता है? दैट्स ओवर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो आप जानते ही होंगे, सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोस ऑफ थीटा क्या होता है, तो आप क्या जानते हो सर, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2। ये होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना, ओके। अगर मैं इसको लिखूं cos ऑफ h थीटा, जिसका मतलब होता है cos ऑफ आयोटा थीटा, तो वो क्या होता है? वो होता है सर e की, आयोटा को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो e की पावर माइनस थीटा प्लस e की पावर थीटा डिवाइड बाई 2, वो होता है cos h थीटा। इसी तरीके से अगर आप लिखो साइन ऑफ h थीटा, तो वो क्या होता है? वो होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये तो आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सही है। अब यहां पे इक्वेशन देखो, क्या ऐसी नहीं दिख रही? गामा s को कंसीडर करो जस्ट लाइक ए थीटा, सोचो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 कोस e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 साइन h। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसको हटाऊं और मैं इन इक्वेशंस को अगर इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, कैसे? देखो, अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वोल्टेज को? दिस इज ओवर V ऑफ R cos ऑफ H गामा ऑफ S, देखना कोई गलत तो नहीं है, प्लस Z0 इंटू आई ऑफ R साइन ऑफ H गामा ऑफ S, दिख रहा है ना वहां तक? ओके, सेम थिंग अगर मैं इस पे लिखूं, क्या लिख सकता हूं? देखो जरा, दिस इज ओवर V ऑफ R, ये पहला क्या बना? साइन बन गया, साइन ऑफ H गामा ऑफ S, बीच में पॉजिटिव साइन, प्लस Z0 इंटू आई ऑफ R cos ऑफ H गामा ऑफ S। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे और क्या क्या चीजें याद रखनी है। 3 तरह की इक्वेशन आप लोगों को पता लग चुकी है। पहली चीज समझो, वोल्टेज हो या करंट हो, वोल्टेज और करंट की में एक वेव होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोगेशन, ठीक है ना। तो एक जगह से अगर दूसरी जगह जाएगी तो वो किस तरीके से जाएगी ये डिपेंड करेगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट के ऊपर। सही बात है, बिल्कुल। तो जब हमने देखा वोल्टेज और करंट की इक्वेशन, तो उसमें हमें 2 तरह के पैरामीटर मिले। कौन कौन से पैरामीटर मिले? पहला पैरामीटर मिला हमें वो जो e की पावर गामा s से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा वो जो e की पावर माइनस गामा s से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज में भी ऐसा ही है, करंट में भी ऐसा ही है। मतलब वोल्टेज हो या करंट हो, उसकी वेव जो होती है वो 2 तरीके से प्रोपोगेट होती है। कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से। एक कैसे? एक होती है एज ए ई की पावर गामा एस के अकॉर्डिंग, एक होती है ई की पावर माइनस गामा एस के अकॉर्डिंग। इन वेव्स को क्या बोलते हैं वो हम समझ लेंगे आगे, ठीक है ना। ओके,
सेकंड थिंग, जब इसको हम लोगों ने दूसरे रूप में ढाला तो हमें क्या पता लगा, हमें यह पता लगा कि वोल्टेज और करंट जो कि एक अननोन पैरामीटर थे जहां हम सोर्स के पास में पहुंचना चाह रहे थे, और नॉन पैरामीटर जो हमारे पास में थे वो थे लोड के V ऑफ R और I ऑफ R। सही बात है, बिल्कुल। तो मैंने ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी है कि अननोन पैरामीटर को इन द फॉर्म ऑफ नॉन पैरामीटर। अब देखो, जेड नोट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है जो अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई होता है, पर यूनिट पैरामीटर हमें पता होते हैं, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। डिस्टेंस के हिसाब से आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट पता होगा, तो इन नॉन पैरामीटर्स को आप यूज में करके अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सही बात है। तो मैंने ये आपके अननोन पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ नॉन पैरामीटर के हिसाब से आपकी दो इक्वेशंस आप लोगों को डेवलप करके दे दी है। ये बड़े से एक अलग रूप बनाया, अलग रूप से एक बहुत ही सिंपल रूप बना दिया। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करना है, तो देखो आप याद करो सिंपल रूप को। ये रूप आपको याद हो गया तो ये सारे रूप आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसके बारे में बात बाद में करेंगे। ओके, अब देखो, जब प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। अब देखो, दो इक्वेशन मिली है, कौन कौन सी मिली है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया V ऑफ S। ओके, अब अगर आप ये बोलना चाहो कि सर सोर्स का वोल्टेज निकालना है तो इस S की जगह टोटल ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई रख देना, तो जो वोल्टेज मिलेगा वो सोर्स एंड का वोल्टेज आपको मिल जाएगा। परफेक्ट है ना। अब देखो, ये मिला है बेटा आपको V ऑफ R cos ऑफ H गामा ऑफ S प्लस Z नोट इंटू I ऑफ R साइन ऑफ H गामा ऑफ S। सही है। ओके, देखो अगेन, ये करंट जेड नोट इंटू आई एस था, जेड नोट को उधर ले जाओ, सिर्फ आई एस को रख लो इधर, तो जेड नोट डिवाइड में चल जाएगा सबके। V ऑफ R डिवाइड बाई जेड नोट साइन ऑफ H गामा ऑफ S प्लस I ऑफ R कॉस ऑफ H गामा ऑफ S। क्लियर है, दोनों इक्वेशन लिख दी। ओके, आप बोलोगे सर ऐसे नहीं चलेगा, कैसे चलेगा बेटा, आप बताओ जैसे चलेगा। अब मुझे तो इन दोनों इक्वेशंस को याद करना है। क्या करना है आप लोगों को, याद करना है। ओके भाई, याद करना है, कोई बात नहीं, चलो याद करना है तो याद करने के तरीके से बता देता हूं। देखो भाई, हमें दो चीजें तो पहले से पता थी शुरुआत में, क्या कि हमारे पास में जो नॉन पैरामीटर होते हैं वो दो पैरामीटर होते हैं, वो होते हैं रिसीविंग एंड का वोल्टेज और रिसीविंग एंड की करंट। सही है। इन दो नॉन पैरामीटर से हमें दो अननोन पैरामीटर निकालने हैं, वोल्टेज एंड करंट, और जिनको हमें पहुंचाना है किसके पास में, सोर्स के पास में। तो हम अननोन पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू नॉन पैरामीटर। सही बात है कि नहीं है भाई, ये अननोन है, ये नॉन है। ओके, तो अननोन पैरामीटर की इक्वेशन में कौन आएंगे, नॉन पैरामीटर आएंगे, तो V ऑफ R भी आना चाहिए, I ऑफ R भी आना चाहिए। ये तो फिक्स है कि नहीं है, परफेक्ट है ना। ओके, अब देखो, मान लो मैंने लिखी वोल्टेज की इक्वेशन। क्या लिखनी है बेटा, वोल्टेज की इक्वेशन। बड़ा सिंपल लिख रहा हूं, देखो वोल्टेज की इक्वेशन। तो इसमें एक तो आना है कौन, V ऑफ R, एक आना है कौन, I ऑफ R। एक तो आना है V ऑफ R, एक आना है I ऑफ R। सही बात, इक्वेशन है एक, बीच में मैंने ऐड लगा दी। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये क्या है, करंट। यार एक में एक ही जुड़ सकता है, 1 लीटर में 2 किलो ऐड कर सकते हो क्या आप, नहीं। मतलब दो पैरामीटर को अगर जोड़ने हो तो दोनों एक जैसी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर इक्वल्स टू में वोल्टेज लाना है, ये वोल्टेज है तो इसमें जो जुड़ेगा वो भी वोल्टेज रहेगा। सही बात है। तो करंट को वोल्टेज कैसे बना सकते हैं, सर करंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो इंपेडेंस, बन गया वोल्टेज, इक्वल्स टू वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज। सही है। अब देखो, अब आपको एक बात पता है कि इक्वेशन में cos H और sin H आते हैं। सही बात है ना। क्या याद रखोगे, अगर वोल्टेज की इक्वेशन है तो वोल्टेज के साथ में आएगा cos H और जो बचा उसके साथ में आ जाएगा sin H। हो गई इक्वेशन याद, कोई ड्रामा किया है मैंने, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। क्या यही इक्वेशन है ये, नोटिस करो, यही तो है। ओके, अगर करंट की लिखनी है, अननोन पैरामीटर है करंट। सही बात है। तो नॉन पैरामीटर तो दो ही है, वोल्टेज और करंट। इक्वल टू में क्या लाना है, करंट लाना है। एक पैरामीटर ऑलरेडी करंट है। सही बात है, तो करंट में करंट ही जुड़ सकता है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, करंट। तो वोल्टेज को करंट कैसे बना सकते हैं, सर वोल्टेज को डिवाइड कर दो इंपीडेंस से, बन गया करंट। इक्वल टू में करंट, करंट प्लस करंट, परफेक्ट है।
यहां क्या है, करंट, तो करंट के साथ में क्या आएगा, कोस आएगा, कोस एच गामा एस। जो बच गया उसके साथ में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन एच गामा ऑफ एस। बताओ इक्वेशन याद हुई कि नहीं हुई है दोनों, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, वेरी सिंपल। ओके, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन समझ में आ गई दोनों, क्लियर है पूरा। ओके, अब देखो, अगर आप यहां से देखो, अगर आप इनको लिखना चाहो, इसको हटा दूं मैं पूरा, जिनको समझ में नहीं आया है फिर देख लो। वोल्टेज की इक्वेशन, दो अननोन पैरामीटर होते हैं वी आर और आई आर, तो अननोन की इक्वेशन नॉन पैरामीटर के फॉर्म में ही आती है। अगर वोल्टेज की लिखनी है, एक टर्म वी आर की रहेगी, दूसरी आई आर की रहेगी। करंट को वोल्टेज के साथ ऐड करना है तो करंट को भी वोल्टेज बनाना होगा, दैट्स वाई मैंने इंपेडेंस से मल्टीप्लाई किया। अगर वोल्टेज की इक्वेशन है तो वी आर के साथ कोस आएगा, अगर करंट की इक्वेशन है तो आई आर के साथ में कोस आएगा, और दूसरी टर्म के साथ में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। क्लियर है कहानी, ओके, बिल्कुल अब तो समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूं मैं। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर, हाउ कैन आई राइट इट, दैट्स माई वोल्टेज, दैट्स माई करंट, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं, अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले का पैरामीटर है cos h गामा ऑफ s, दूसरे का पैरामीटर, नॉन कौन कौन से पैरामीटर है, दूसरे पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक तो है VR और दूसरा है IR, सही है। तो VR के साथ में cos आ गया, सही है। IR के साथ में क्या आ रहा है, Z0 sin h गामा s, इसके साथ में क्या आ रहा है, VR के साथ में 1/Z0 sin h गामा ऑफ s। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, लाइट हो गया काफी, ओके। और अगला IR के साथ में क्या आ रहा है, cos h गामा ऑफ s। आप जानते हो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ABCD पैरामीटर है। ABCD पैरामीटर क्यों है, क्योंकि सर लोड के पैरामीटर नोन है, सोर्स के निकालने हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइन करता है वो कौन करते हैं, ABCD पैरामीटर करते हैं। और आप लोगों ने ये भी नेटवर्क वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पैरामीटर डिफाइन होते हैं वो ABCD पैरामीटर ही होते हैं। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, क्या नोटिस करने वाली बात है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A इक्वस टू डी है, चेक करो, cos h गामा s है कि नहीं है, A इक्वस टू डी है। A इक्वस टू डी कब होता है ABCD पैरामीटर में, जब सिस्टम कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। कैसा हो, सिमेट्रिकल, मतलब ये सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। ये रेसिप्रोकल भी है बेटा, ये रेसिप्रोकल भी है। कैसे है सर, अरे जरा चेक कर, क्या AD माइनस BC इक्वल टू 1 आ रहा है क्या इसका, चेक करके देखो। आप पाई पैरामीटर बनाते हो, टी पैरामीटर बनाते हो, तो वहां पे चेक करते हो कि नहीं करते हो कि सिमेट्री होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होना चाहिए, करके देखो। AD माइनस BC करके देखो, AD करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos h स्क्वायर गामा ऑफ s, माइनस इनको करोगे तो देखो 1/Z0 से Z0 तो गया, क्या बना, sin h स्क्वायर गामा ऑफ s। क्या cos h स्क्वायर माइनस sin h स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। समझ में आ गया, तो सर ये सिमेट्रिकल भी है, ये रेसिप्रोकल भी है, ये दोनों ही है। क्लियर है कि नहीं है। मैंने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज एंड करंट की इक्वेशन डिराइव की है, दैट्स इट, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर, या यहां से जो वेव चलेगी, इधर जाएगी या इधर आएगी, वो किस तरीके से जाएगी और आएगी, उसके बिहेवियर के बारे में मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की है। मतलब जो कल की क्लास होने वाली है उस कल की क्लास का रेफरेंस है आज की क्लास। क्लियर है। तो आज जो हमने पढ़ा इसमें से निचोड़ हम निकालेंगे आगे की 4, 5, 6 क्लासों में, ठीक है। पूरा इसका निचोड़ ही निकलता जाएगा, इन इक्वेशंस में से चीजें आपको पता लगेगी। मतलब कल की क्लास में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। उसके अलावा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की बात भी करेंगे, इसकी बात भी करेंगे, इसकी बात भी करेंगे। जब इसकी बात करेंगे तो आपको वेव का बिहेवियर समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जाती है, कैसे नहीं जाती है, वो बिहेवियर आपको थोड़ा थोड़ा यहां पे समझ में आ जाएगा। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो रिलेट कर पाएंगे, जो नहीं पढ़े वो आगे जाके इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, कल की क्लास में फिर आएंगे with your propagation constant and characteristic impedance, okay? और कुछ नई बातें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और बस क्लास के मजे लेते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज।